न्यूज़ 18 इंडिया। भारत में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था और प्रधानमंत्री दुनिया को बिहार के नालंदा और कोणार्क की सूर्य घड़ी का रहस्य समझा रहे थे। लेकिन अब इससे आगे बढ़कर उज्जैन को भी दुनिया के केंद्र में लाने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। 1 मार्च को उज्जैन में एक ऐसा उद्घाटन होने जा रहा है जिस पर दुनिया रिसर्च करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमेशा उनके भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम के लिए जाना जाता है। सितंबर 2023 में हुए G20 कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया को नालंदा विश्वविद्यालय का महत्व समझाया था। और अब मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार उज्जैन के अंदर एक ऐसी वैदिक घड़ी लगाने जा रही है जो कि पूरी दुनिया की सबसे पहली वैदिक घड़ी है। कालों के काल महाकाल और महाकाल की नगरी उज्जैन के रहने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ग्रीनविच मीन टाइम के मुताबिक समय की गणना पसंद नहीं आती, क्योंकि GMT में रात को 12 बजे दिन तो बदल जाता है मगर सूर्योदय नहीं होता। अब नई विक्रमादित्य वैदिक घड़ी में समय की गणना वैदिक रीति से पूरी तरह से सूर्य सिद्धांत पर आधारित रहेगी। ये पहली वैदिक घड़ी भारतीय काल गणना का ऐसा जबरदस्त विज्ञान साबित होने जा रहा है कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उज्जैन में आकर 1 मार्च को इस वैदिक घड़ी का उद्घाटन करने जा रहे हैं। और ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का एक ऐसा सपना है जो उन्होंने उज्जैन विधायक रहते हुए देखा था और अब इसी सपने को वो अपने मुख्यमंत्री रहते हुए पूरा करने जा रहे हैं। आखिर क्यों ये वैदिक घड़ी दुनिया को चौंकाने वाली है? आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन से ही इस वैदिक घड़ी की शुरुआत कर रहे हैं? आखिर क्यों दुनिया भर में इस वैदिक काल गणना पर रिसर्च हो रही है? हम इन सब सवालों का जवाब आपको देने वाले हैं। भारतीय ऋषि मुनियों के विज्ञान का दिग्दर्शन जब पूरी दुनिया वैदिक घड़ी के रूप में करेगी तो संसार जानेगा कि आखिर भारत को लोग विश्व गुरु क्यों कहते थे। सबसे पुराने शहरों में एक इस शहर का महत्व क्या है आपको आगे ही बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में काशी, मथुरा और अयोध्या के बाद अब बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा आखिर क्या है। मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार अब उज्जैन के मुद्दे पर बड़ा महत्वपूर्ण कदम क्यों उठा रही है? महाकाल का बुलावा आया और ये बेटा आए बिना कैसे रह सकता। साल 2022 के अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री मोदी स्वयं उज्जैन गए थे और वहां पर उन्होंने महाकाल मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। तब प्रधानमंत्री मोदी ने महाकाल के चरणों में बैठकर आराधना की थी। और उज्जैन को उसका प्राचीन वैभव वापस लौटाने का भी संकल्प लिया था। कि उज्जैन भारत के केंद्र में है। एक तरह से ज्योतिषीय गणनाओं में उज्जैन न केवल भारत का केंद्र रहा है बल्कि ये भारत की आत्मा का भी केंद्र रहा है। ये वो नगर है जो हमारी पवित्र 7 पुरियों में से एक गिना जाता है। ये वो नगर है जहां स्वयं भगवान कृष्ण ने भी आकर शिक्षा ग्रहण की थी। उज्जैन ने महाराजा विक्रमादित्य का वो प्रताप देखा है जिसने भारत के नए स्वर्ण काल की शुरुआत की थी। महाकाल की इस धरती से विक्रम संवत के रूप में
भारतीय कालगणना का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। उज्जैन के क्षण क्षण में, पल पल में इतिहास सिमटा हुआ है। मोहन यादव उज्जैन से ही विधायक हैं। पहले ही राष्ट्रीय महत्व और पर्यटन के नजरिए से उज्जैन के विकास को लेकर वो कई बड़े बयान दे चुके हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद तो मोहन यादव ने यहाँ तक कहा था कि उज्जैन के सभी तीर्थ स्थलों को इतना बड़ा रूप देंगे कि पूरे देश से और पूरी दुनिया से यहाँ पर पर्यटक करोड़ों की संख्या में आएंगे। और इसकी शुरुआत वो उज्जैन की वैदिक घड़ी से करने जा रहे हैं। अपनी कला का प्रकट करेंगे। एक वैदिक घड़ी का भी हम लोकार्पण करने जा रहे हैं। वैदिक घड़ी वो जगह है, वो स्थान है जो कालगणना की उज्जैन की महत्ता को पुनर्स्थापित करेगी, जो अपने समय के साथ साथ शुद्ध मांगलिक समय भी बताएगी, मुहूर्त भी निकालेगी और सर्वाधिक शुद्ध समय की दुनिया में उज्जैन से अपनी पहचान भी बनाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उज्जैन में ही संदीपनी का आश्रम है। ये वही संदीपनी मुनि का आश्रम है जहां पर स्वयं भगवान कृष्ण और उनके साथी सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की थी। कृष्ण के शिक्षा ग्रहण का नगर होने की वजह से उज्जैन का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसीलिए इस जगह का महत्व अयोध्या, काशी और मथुरा के जैसा माना जाता है। मध्य प्रदेश की सरकारी मशीनरी अब बड़े पैमाने पर अयोध्या, काशी और मथुरा की तरह ही उज्जैन को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का एक बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित करने का काम शुरू कर रही है। और इसके लिए किस तरह से काल गणना को भी एक माध्यम बनाया जा रहा है, ये आगे हम बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए मोहन यादव का वो बयान जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश की विधानसभा में कृष्ण जन्मभूमि के महत्व का जिक्र करते हुए उज्जैन को विकसित करने का संकल्प लिया था। आज आप उनकी बात करते हो कि हाँ हमारे भी राम है। अरे तुम्हारे राम तो होते तो तुम ये सर्टिफिकेट क्यों देते, ये मामले क्यों उलझाते, राम मंदिर के मार्ग में क्यों बाधाएं खड़ी करते? ये बड़े दुर्भाग्य का विषय। और अब फिर मामला है, चलो आप भी समझ जाओ, कोई बात नहीं, राम की बात पूरी हो गई, आ जाओ कृष्ण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मथुरा में आओ मथुरा में कौन मना कर रहा है? बोलो भगवान कृष्ण की जय जयकार करो। ये हमारी सरकार है। मध्य प्रदेश के अंदर भगवान कृष्ण के जहां जहां पांव पड़े, जहां जहां लीला रची है, चाहे अपना उज्जैन जहां उन्होंने 64 कला 14 विद्या सीखी, जहां आपका धार का पास का अमझेरा जहां रुक्मी के साथ उनका युद्ध हुआ, या जाना पाओ इंदौर के पास की वो पहाड़ी जहां परशुराम जी भगवान को सुदर्शन चक्र देते हैं, वो सारे स्थान तीर्थ के रूप में डेवलप करेंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है। उज्जैन का गौरव बहुत बड़ा है। ये न सिर्फ आध्यात्म बल्कि विज्ञान का भी केंद्र रहा है और इसीलिए यहाँ पर वैदिक घड़ी को लगाने का उद्देश्य भारतीय काल गणना से पूरी दुनिया को परिचित करवाना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से उज्जैन की काल गणना को स्थापित करना है। भारत की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन की प्राचीन वेधशाला में स्थापित होने जा रही है। हिंदू काल गणना करना और ग्रीनविच पद्धति की दोनों घड़ियों को यहाँ पर एक साथ देखा जा सकेगा। एप्लीकेशन के द्वारा अलग अलग लोकेशन के सूर्योदय का समय, मुहूर्त काल, विक्रम संवत कैलेंडर, राहु काल, शुभ मुहूर्त पंचांग को भी यहाँ पर देखा जा सकेगा। और इसी वैदिक घड़ी का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं। भारतीय काल गणना की जो परंपरा है, ये विश्व की सबसे पुरानी प्राचीनतम परंपरा है और परंपरा के साथ साथ यह एक तरह से प्रामाणिक, विश्वसनीय, त्रुटि रहित पद्धति पे रही है और जिसमें संपूर्ण तरीके से विचार किया गया है। और दूसरा सूर्य सिद्धांत पर आधारित है और तीसरा जो पक्ष है कि उज्जैन, तो उज्जैनी को ये मान्यता है, माना जाता है कि जब ये सृष्टि का जब निर्माण हुआ तब से ही कुछ नगर जो है वो अस्तित्व में थे या अस्तित्व में आए, उसमें उज्जैन भी एक है और महाकाल का प्रादुर्भाव भी वही है, महाकाल उसके संरक्षक है। दरअसल आज नहीं
बल्कि दुनिया की उत्पत्ति के समय से ही उज्जैन को काल गणना का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता रहा है। उज्जैन धरती पर कर्क रेखा पर स्थित ये शहर इस कर्क रेखा के बीच में है। आज के उज्जैन में कर्क रेखा उज्जैन के डोंगला नामक जगह से गुजरती है। वैदिक घड़ी में हम लोगों का जो विचार है, जो कॉन्सेप्ट हमने विकसित किया है कि इसमें समय की गणना तो है ही कि कितना समय हो रहा है, क्या हो रहा है, और वो सूर्योदय से सूर्यास्त और सूर्यास्त से सूर्योदय का जो साइकिल है उसी के साथ हमने इसको जोड़ने का प्रयास किया है। क्योंकि जैसे कि अभी ग्रीनविच टाइम की जब बात हो रही है तो सूर्योदय हुआ ही नहीं है, दिन बदला ही नहीं है, और आपने रात को 12 बजे मान लिया कि दिन बदल गया है। तो अब इसमें जो होगा घटी है, पल है, मुहूर्त है, कास्था है, संवत्सर है, दिन है, नक्षत्र है, तो ये सब का भी विचार हमने इसमें शामिल किया है। और तो ये ऐप की तरह भी है ये, और फिजिकली जो है उज्जैन में 1 तारीख को हम इसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। ये काल गणना का शहर है और इसीलिए यहाँ महाकाल स्वयं स्थापित हैं। 18 पुराणों में उज्जैन के महत्व का विविध रूप से सविस्तार वर्णन किया गया है। भारत की 7 पावन पुरियों में उज्जैन यानी अवंतिका का स्थान है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, महाभारत और रामायण में भी उज्जैन का वर्णन है। भारत के प्रमुख प्राचीन विद्या केंद्रों में इसका स्थान था। कालिदास ने रघुवंश और मेघदूत में उज्जैन के वैभव का वर्णन किया है। उज्जैन के महत्व का वर्णन करते हुए एक और श्लोक है। आकाशे तारकलिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगत्रय नमोस्तुते। इसका अर्थ है कि जहां मानव लोक के स्वामी महाकाल हों, जो भारत का मध्य स्थान हो, इस स्थान का महत्व असाधारण माना जाए, इसमें आश्चर्य का कारण नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा भारतीय संस्कृति के महत्व के शहरों को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। सितंबर 2023 में हुए G20 सम्मेलन में भी ऐसा ही हुआ था। तब पूरी दुनिया का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा था इन तस्वीरों ने, जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नजदीक जाकर एक इमारत की दीवार को छूने की कोशिश की। दरअसल ये नालंदा महाविहार की तस्वीरें हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने G20 के मेहमानों को रात्रि भोज का निमंत्रण दिया था और इस निमंत्रण में स्वागत की जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उठाई थी। और जिस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मेहमानों का स्वागत किया, वो भारत के पहले प्राचीन विश्वविद्यालयों में शुमार नालंदा विश्वविद्यालय है। प्रधानमंत्री नालंदा विश्वविद्यालय की महानता पर इतना गर्व करते हैं कि जिस भी राष्ट्राध्यक्ष का उन्होंने स्वागत किया, उसको मोदी ने ये जरूर बताया कि आखिर नालंदा विश्वविद्यालय की महानता और ऐतिहासिकता क्या है। आज से 7 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में नालंदा के चुनावी दौरे पर थे, तो उस वक्त उन्होंने नालंदा पर भी अपनी बात सबके सामने रखी थी। पूरा विश्व नालंदा की धरती पर ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए आता था। दूर सुदूर से लोग सालों तक यात्रा कर करके नालंदा में अपना जीवन समाप्त करने के लिए पहुंच जाते थे। आखिरी तक ज्ञान पिपासा के लिए वो यहीं पर डूबे रहते थे। नालंदा की तरह अब उज्जैन का वैभव भी पूरी दुनिया देखने वाली है। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, तो मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मैंने वहां भगवान श्री कृष्ण को, द्वारकाधीश को प्रणाम किया
उन्हें नमन किया, मैं अपने साथ मोर पंख भी ले कर गया था, जिसे मैंने प्रभु कृष्ण का